हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जो चैप्टर था, इसका हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज इसी चैप्टर का हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। तो जो लाल रंग के बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी जो है वो निषेधात्मक के लिए बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेधात्मक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र क्या है। तो विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सरलतम विधि है वह मुंह से मुंह में श्वास देना हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम लोग मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। तो विद्युत उपकरणों और प्रतिष्ठानों में जो हम लोग अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो हेलोन प्रकार का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतमय तार के संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है और झटका लगे व्यक्ति फेंक दिया जाए या विद्युतमय तार के संपर्क में रहेगा। तो विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस विद्युतमय तार से पृथक्कृत करेंगे, आइसोलेट हम लोग कर देंगे। अगला है क्वेश्चन कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होती है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान हीटर का एलिमेंट प्रायः किस आकार का बना होता है। तो जो हीटर का एलिमेंट होता है वो गोलाकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट किसका बना होता है। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो सोल प्लेट होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट जो है वो रिबन नाइक्रोम का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा रिबन नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी या प्लास्टिक का कौन बना होता है। तो लकड़ी या प्लास्टिक का जो है वो किसी भी उपकरण का हैंडल बना होता है, वो लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक केतली। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन के दो एलिमेंटों को कैसे जोड़ा जाता है। तो जो सोल्डरिंग आयरन के जो दो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग सीरीज द्वारा जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जो है वो 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम, यानी कि नाइक्रोम जो है वो निकेल और क्रोमियम का बना हुआ एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम तार का गलनांक क्या होता है। तो नाइक्रोम तार का गलनांक जो है वो 1380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1380 डिग्री सेल्सियस नाइक्रोम तार का गलनांक। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम तार की तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो नाइक्रोम तार की तापीय प्रसार गुणांक जो है वो 0.0001 सेम प्रति सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है।
किस सिद्धांत पे? तो वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें फ्रियोन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटरों में एक्सपेंशन बल्ब को किससे बदला जाता है? तो एक्सपेंशन बल्ब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब से बदलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटरों में कंडेंसर कहाँ लगा होता है? तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो है कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के पीछे। अगला क्वेश्चन है कि एवापोरेटर में प्रवेश करने वाले द्रव रेफ्रिजरेंट किस पर होता है? तो एवापोरेटर में जो प्रवेश करने वाले द्रव होते हैं वो निम्न दाब और तापमान दोनों पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण मोटर चलते समय गर्म हो जाती है? तो मोटर चलते समय गर्म होने का कारण होता है निम्न वोल्टेज के कारण मोटर चलते समय गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण मोटर धीमे चलती है? तो मोटर धीमे चलने का मेन कारण होता है ओवरलोड होने के कारण मोटर धीमे चलती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्र वामवर्त यानी कि एंटी क्लॉक दिशा में घुमाया जाता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो इसलिए किया जाता है कि धातुओं का जो चिप्स टूट जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा धातुओं के चिप्स को टूटने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हथौड़ी का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो हथौड़ी का जो वर्गीकरण होता है हम लोग पिन के आकार एवं तौल के आधार पर करते हैं हथौड़ी का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है वो दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी को मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग मापते हैं। अगला है क्वेश्चन कि फाइल की लंबाई मापी जाती है। तो फाइल की लंबाई जो है वो पॉइंट से हिल तक को मापी जाती है। फाइल की लंबाई को आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट से हिल तक। अगला क्वेश्चन है कि चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु क्या है? तो चीजल यानी कि छेनी हम लोग किस धातु का बनाते हैं? तो वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन अगला है कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या करना चाहिए? तो यानी कि जब हम रेती या हेक्सा ब्लेड को उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए ताकि जंग ना लगे। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? तो हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या है? तो स्पार्क प्लग में जो एयर गैप नापने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फीलर गेज। अगला क्वेश्चन है कि छोटे तार और केबल को जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? यानी कि जब कोई तार जो है टर्मिनल के समीप होते हैं तो उसमें हम लोग तिरछा कट प्लायर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरछा कट प्लायर।
अगला क्वेश्चन है कि सॉकेट को सुंडा आकार शंख बर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुनिया के कई प्रयोग हैं, तो गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? तो गुनिया से हम लोग पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बस बार में प्रयोग किए जाने वाले धातु क्या होता है? तो बस बार में हम लोग कठोर खींचा तांबा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल की धार वहन क्षमता उसके चालक पर निर्भर है। तो धार वहन क्षमता जो है प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि 7/20 केबल का अर्थ है। तो 7/20 केबल का अर्थ जो है वो 20 SWG के 7 तार, इसका अर्थ होता है 20 SWG के 7 तार। अगला है कि कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? तो कार्बन जो है वो अचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होती है। तो जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की जो अधिकतम सहनीय वोल्टेज है वो कितना होता है? 650 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता की रेटिंग यानी कि फैक्टर गुणांक होना चाहिए। तो 0.81 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत अधिष्ठापन में ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच का संयोजित भार समान रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो स्विच में L व E के बीच भूमि दोष। अगला क्वेश्चन है कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन मोटा होने का कारण क्या है? तो मोटा अर्थिंग पिन को मोटा होने का मेन कारण जो है वो क्या है? अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए समांतर प्रयोग किए जाने वाला स्विच क्या है? तो यह है ICTP स्विच। तो इसका आंसर हो जाएगा ICTP स्विच। अगला क्वेश्चन है कि मोटर चलती रहती है परंतु कूलिंग जो है वो अपर्याप्त है। तो इसका कारण क्या है कि जब रेफ्रिजरेटर में मोटर चल रहा है लेकिन वो कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मेन कारण होता है कि रेफ्रिजरेटर में गैस कम होने के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण काम करते समय कंप्रेसर बहुत अधिक शोर करता है? तो कंप्रेसर जो है अधिक शोर कब करता है? तो माउंटिंग वोल्ट ढीले होने के कारण जो है कंप्रेशन जो है अधिक शोर करता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर चलती रहती है चाहे रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान निम्न हो, इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है थर्मोस्टेट में दोष। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का बल्ब कार्य नहीं करता, इसका कारण क्या है? तो रेफ्रिजरेटर का बल्ब जो कार्य नहीं करता इसका मेन कारण है जो डोर स्विच में दोष के कारण ये कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता का कृत्रिम वातावरण किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो विशेष आवश्यकता का कृत्रिम वातावरण जो है एयर कंडीशनर से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एयर कंडीशनर देता है, एयर कंडीशनर AC क्या देता है? वो ठंडी व गर्म दोनों हवा देता है। अगला क्वेश्चन है कि एयर कंडीशनर की क्षमता किस में मापी जाती है? तो एयर कंडीशनर की क्षमता हम लोग टन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्रीऑन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एयर कंडीशनर में लगा सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर कूलर के आंतरिक भाग में से क्या करता है? तो एयर कंडीशनर में लगा सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर कार्य क्या करता है? तो कूलर के आंतरिक भाग से वायु को खींचता है।
अगला क्वेश्चन है कि पुनः संरचना के लिए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर द्वारा खींची गई वायु के साथ मिली ताज़ा वायु की प्रतिशतता क्या होती है? तो ये होती है आपका 25% होती है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कूलर की क्षमता किस में मापते हैं? तो वाटर कूलर की क्षमता लीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्कालीन प्रकार का वाटर कूलर प्रयोग किया जाता है जहां पानी की सप्लाई 24 घंटे उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज टाइप के वाटर कूलर में एवापोरेटर कॉइल किस में रखी जाती है? तो वाटर कूलर में जो एवापोरेटर कॉइल जो है हम लोग स्टोरेज टैंक के चारों ओर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कूलर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो वाटर कूलर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर जो है वो मिथाइल क्लोराइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर पानी को ठंडा करने के लिए तत्कालिक टाइप वाटर कूलर की तुलना में समय लेता है। तो वाटर कूलर की तुलना में क्या है? अधिक समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कूलर की मोटर छोटे अंतराल पर स्टार्ट होती है अन्यथा कूलिंग ठीक होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है थर्मोस्टेट की गलत सेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। तो विद्युत मशीनों के जो ब्रश है वो किस चीज़ का बना होता है? तो विद्युत मशीन के ब्रश जो है कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी को रोकने वाला एवं एसी को प्रवाहित कर देने वाला विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो उपकरण जो डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित करता है उसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। तो जो बेंच वाइज होता है उसका आकार हम लोग जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो डिवाइडर का आकार जो है तो डिवाइडर का आकार हम लोग चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है कितना? तो हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो है वो 0.75 से 1.0% तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिलिंग कटिंग में संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। तो लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग हम लोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में करते हैं, जिसको हम लोग एमसी भी बोलते हैं, यानी कि लघु परिपथ। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग कटिंग आदि संक्रियाओं में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो कूलेंट का प्रयोग हम लोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले हम लोग को माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो जिस कर्टन टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग तिरछा कट प्लायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी चूड़ी होती है? तो जो साधारण बेंच वाइज के स्पिंडल होते हैं उसमें वर्गाकार चूड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पैनर्स का निर्माण किस धातु से किया जाता है? तो स्पैनर्स का निर्माण हम लोग वेनोडियम इस्पात से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनोडियम इस्पात। अगला क्वेश्चन है कि रिवेटिंग संक्रिया
में बॉल पिन हथौड़े के आंतरिक अन्य कौन सा हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतह प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो सतह प्लेट का उपयोग हम लोग मार्किंग हेतु करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक जो है वो 0.02 मिलीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी अयस्क में से मिट्टी को पृथक करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग वॉशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार रेती की लंबाई सामान्यतः होती है। तो त्रिभुजाकार रेती की लंबाई जो है 150 होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोल्डिंग रूल का अल्पतमांक होता है। तो फोल्डिंग रूल का अल्पतमांक जो है 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ खंडों में वर्गाकार आयताकार छिद्र बनाने के लिए प्रयुक्त छेनी क्या होता है? तो मॉर्टिस छेनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि रंदे के ब्लेड की धार को तेज करने के लिए प्रयुक्त औजार क्या है? तो जो रंदे की ब्लेड की धार को तेज करने के लिए हम लोग ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ शिल्प बांक की लंबाई सामान्यतः होती है कितना? तो 120 सेंटीमीटर होती है काष्ठ शिल्प बांक की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ शिल्प में प्रयुक्त की जाने वाले प्रमुख पेंच क्या है? तो काष्ठ शिल्प में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख पेंच है वो काउंटर शैंक, फ्लैट हैंड वुडन स्क्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माचिस के तीलियों में प्रयुक्त काष्ठ है। तो माचिस की तीलियों में प्रयुक्त काष्ठ जो है वो पॉपुलर होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्ट जोर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो सीलिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पैकिंग केस के निर्माण में सामान्यतः कौन से जोर का प्रयोग किया जाता है? तो पैकिंग केस के निर्माण में हम लोग डॉवटेल जोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉवटेल जोर। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चादर से निर्मित पात्रों के किनारे को मजबूती तथा सुंदरता प्रदान करने के लिए मोड़ दिया जाता है। तो सुंदरता प्रदान करने के लिए हैमिंग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चादर के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसके हम लोग वायरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए हम लोग मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट जो है एक प्रकार का हथौड़ा होता है जो लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किप बनाने के लिए कौन सी स्टेक यानी कि ठेक का प्रयोग करते हैं? तो किप बनाने के लिए हम लोग फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फनल स्टेक। अगला क्वेश्चन है कि नॉचिंग प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो नॉचिंग प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो नॉचिंग से हम लोग धात्विक चद्दर पात्र बनाने के लिए चद्दर के कोने को वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार आकृति में काटते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि बेंच शेयरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादरों को काटने के लिए हम लोग बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला हम लोग का जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 होगा।